रीजनल पार्टीज भी पर्सनालिटी बेस्ड जो पार्टीज, पावर फैमिली बेस्ड जो सिस्टम है उनका, क्या आप सोचते हैं कि देयर विल बी अ टाइम कि रिबेलियन हो जाएगा, ये फैमिली बेस्ड नहीं होगा? जैसे शिवसेना के साथ जो हुआ कि फैमिली नहीं देखना आपने, मतलब कि शिंदे हैज़ कम अप कि हाँ आप ये नहीं समझ सकते कि आप बाल ठाकरे से उद्धव, उद्धव से आदित्य, ऐसे नहीं होगा। लेकिन इट हैपेंड, सिंपैथी फैक्टर काम कर गई कि आप उत्तराधिकारी जो हैं वो दादा से बेटा, बेटा से उसका बेटा, ऐसे चल रहा है। जी, हमारा समाज जो है वो अभी लोकतंत्र के मूल्यों को डाइजेस्ट कर नहीं पाया है। हमारा सिस्टम डेमोक्रेसी है, थॉट प्रोसेस मोनार्की वाला है। वाह। तो हमें बहुत जेन्युइन लगता है कि बाप की सत्ता बेटे को मिलनी चाहिए, बेटा नहीं है तो बेटी को मिलनी चाहिए, नहीं तो बेटे को मिलनी चाहिए। अगर इंदिरा गांधी का भाई होता तो क्या होता इस देश में? इंदिरा गांधी का भाई नहीं था इसलिए वो पीएम थी। कोई भाई होता तो देश को भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो कल्चरल नॉर्म्स अलग होते हैं। हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि सत्ता बेटे को, और ये जिसको हम बोलते हैं नेपो किड बोल दिया या राहुल गांधी वंशवाद, ये सब बेकार की बातें इसलिए हैं, हम हर जगह वंशवादी हैं। फिल्मों में एक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स, उनके बच्चे वही बनते हैं, वकीलों के बच्चे वकील बनते हैं, जजेस के बच्चे जज बनते हैं। आईएएस आईपीएस में एग्ज़ाम होता है, उसके बाद भी कोशिश होती है कि बच्चे आईएएस आईपीएस बन जाएं। हर फील्ड में पॉलिटिशियंस के बच्चे पॉलिटिशियंस बनते हैं। जब हर फील्ड में पेरेंट्स से बच्चे सीखते हैं, प्रोफेसर्स के बच्चे प्रोफेसर्स बनते हैं, और ये बहुत मेजर है। और आप एक ही फील्ड के पीछे पड़ जाएं पॉलिटिक्स में ही। ये चौधरी देवीलाल से पूछा गया था कि आप चौटाला मतलब अपने बेटे को क्यों है, कि तो पत्रकार को बोला कि मैं अपने बेटे को नहीं करूंगा तो थारे बेटे को करूंगा। वो भी है। इसमें एक पक्ष ये भी है कि मतलब जिसको महात्मा गांधी की भाषा में कहूँ तो जो बच्चा अपने परिवार के परिवेश में सीखता है उसकी भी तो वैल्यू है। मैं सोचता हूँ कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स पॉलिटिक्स में हैं तो उसने बचपन से पॉलिटिकल माहौल को जो सीखा होगा वो कोई दूसरा बच्चा बहुत आराम से कैसे सीखेगा। इसलिए थोड़ी सी एडवांटेज उस बच्चे को मिलती है, हर इंडस्ट्री में मिलती है। जो आईएएस का बच्चा आईएएस बनता है उसको पहले से बहुत चीज़ें पता होती हैं जो बाकी बच्चों को नहीं पता होती हैं, वहाँ जाके सीखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होते रहना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए खारिज कर देना कि उसके पिता ने कुछ किया है या माँ ने कुछ किया है, ये भी ठीक बात नहीं है। तो फिर वो बच्चे पॉलिटिक्स में जाएं क्यों, जब पता है कि इतने फायरवॉल्स हैं कि मैं उस मकाम पे पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो फायरवॉल है। मतलब जो पार्टी का नेता, फाइनल नेता तो वही बनेगा जो। देखिए, भारत की पॉलिटिक्स में आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, जो टॉप 2 लोग होंगे या तो वो एक परिवार के होंगे या बहुत गहरे दोस्त होंगे, तीसरा ऑप्शन नहीं है। कारण ये है कि जब हम पावर में होते हैं, टॉप पे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे पता है कि पार्टी का हेड अगर मेरा बहुत क्लोज नहीं है तो मैं हमेशा खतरे में रहूँगा। तो क्या होगा कि एक ही घर के 2 लोग, हस्बैंड मुख्यमंत्री है, वाइफ पार्टी के अध्यक्ष है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी हो जाए ये धोखा नहीं देगी मुझे, उसको भी भरोसा है कि ये धोखा नहीं देगा। या बाप सीएम है, बेटा पार्टी अध्यक्ष है, वो चल जाएगा। कहीं कहीं परिवार का सिस्टम नहीं चल पाता है, जैसे मोदी जी हैं, वो परिवार उस तरह से उनके पास नहीं है। असुरक्षा उनको भी है। अगर पार्टी का अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बन गया जो उनके खिलाफ है, हाँ, तो सारी एनर्जी वहीं खर्च हो जाएगी। तो उन्हें पार्टी का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। और आरएसएस वो भी एक एंगल है, एक एंगल वो भी हो सकता है। तो वो अमित शाह हो सकते हैं, नड्डा जी हो सकते हैं, जिन पर बहुत भरोसा होगा। अरविंद केजरीवाल फैमिली बेस्ड पार्टी वाले आदमी नहीं है, हाँ, तो उनको मनीष सिसोदिया चाहिए जिस पर आंख बंद कर भरोसा कर लें। ये जो आंदोलन से जो नहीं, वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं पॉलिटिक्स में, हाँ, या कंपनीज के, जो उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे है उसको नंबर 2 पे हमेशा वो व्यक्ति चाहिए जो जिस पर आंख बंद करके भरोसा हो सकता है। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि इस देश में 2 ही वाद हैं, या परिवारवाद या यारवाद। उसके बिना काम नहीं चलेगा, चल भी नहीं सकता ना। हाँ। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरी पार्टी का अध्यक्ष मेरे खिलाफ कोई है,
मैं कैसे काम करूंगा? तो बस इतना ही अंतर है कि कहीं वंश के नाम पे चलेगा, कहीं दोस्ती के नाम पे चलेगा, पर चलेगा वही व्यक्ति जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं ये लॉयल्टीज एंड ओवर एम्फसाइज्ड वर्ड, आजकल तो लॉयल्टी कोई चीज होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? कि 2 साल में नौकरी बदल दी, कहीं और चले गए। वो नौकरी वालों की बात हो रही है। हाँ। जो टॉप पोजीशंस पे लोग हैं उनकी लॉयल्टी हमेशा दिखेगी, और इसलिए आप देखेंगे कॉर्पोरेट्स में जब कोई टॉप लेवल पे छोड़ता है, 7 लोग 10 लोग साथ में छोड़ते हैं। हाँ। पूरी टीम छोड़ती है, क्योंकि वो लॉयल हैं बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को भरोसा है। मीडिया में तो खूब मैंने सुना ऐसा होता है कि एक बड़ा एंकर किसी चैनल पे गया, साथ में 10 की टीम और आती है। हाँ। तो वो जो लॉयल्टी है, वो लॉयल्टी कंपनी को लेके शायद नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट में अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है कि मालिक को उन्हें पता ही नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोई मालिक ही नहीं है। हाँ। बोर्ड में बैठते हैं, सिर्फ बोर्ड में बैठते हैं। लेकिन वो जितने भी उसमें गुट हैं, हर गुट का जो नेता है उसके लॉयल कुछ लोग हैं। उनमें से एक को आप टच करेंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे और वो एक साथ कहीं जाएंगे। ये तो कॉर्पोरेट में भी है। हाँ, तो लॉयल्टी इज नॉट ओवररेटेड। नो, नो, इट इज अ नेसेसिटी। अगर आपको किसी भी संगठन में नंबर 2 पे जाना है, हाँ, लॉयल्टी इज द बेसिक क्राइटेरिया। और लॉयल्टी में ब्लाइंडनेस चाहिए, मतलब Yes. कि आप जो नेता है, जो बिल्कुल टॉप पे हैं, उनके आप फॉल्ट्स, फ्लॉज उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके या तो लॉयल्टी नजरअंदाज करें या इस तरह से बताएं जिस तरह से वो सुनना चाहता है, और भरोसा और बढ़ता उस बात तो से। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ भाषण देने में नहीं, इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल तो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए आप इस कंपनी में, मेरा ख्याल है कि आप इसके मालिक हैं, एमडी हैं। हाँ। आप कोई ऐसा डिसीजन लें जो उतना ठीक नहीं है, आप कुछ भी कर लें या मैं कुछ भी कर लूं, आप अपने आसपास ऐसे लोग चाहेंगे जो लॉयल हों और जिनसे आप बात आराम से कर सकती हूँ। ऐसा मैं भी फील करता हूँ। अब मेरे साथ जो मेरी मेन टीम में 7-8 लोग हैं, वो सीनियर मोस्ट लेवल पे हैं हमारी कंपनी में। उन सबसे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। हम रोज बैठते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं। पर जितना वो नीचे देख पा रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कनेक्शन तो कम है। मान लीजिए एक दिन कोई फैसला करना है, मैंने एक फैसला किया जो कि गलत हो गया है। अब उन सबको चिंता भी है कि गलती हो रही है, ये भी पता है कि वो नहीं बताएंगे तो कोई और नहीं बताएगा। तो उनमें से जो हेड होगा उन सबका, सीनियर या कोई और, फिर मुझे मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे कि सर एक थोड़ी सी बात करनी है। तो मैं पूछूंगा बताओ क्या बात है? सर मिलना है। तो मिलेंगे। तो सर साथ में सैर कर लें? हाँ, साथ में सैर कर लेते हैं, या ड्राइव पे चलते हैं, क्योंकि ड्राइव और सैर में नज़र नहीं मिलती है। साथ बैठे हैं, नज़र नहीं मिल रही है, नज़र मिला के बात करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो हमेशा बोलेंगे सर सैर कर लेते हैं या ड्राइव पे चलते हैं। तो ड्राइव पे हम जा रहे हैं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, साथ में बैठ रहे हैं। अब जब वो कहेगी सर कल जो मीटिंग हुई सब चीज़ें बढ़िया रही, लेकिन एक बात को लेकर थोड़ी सी दुविधा मन में आ रही थी, मुझे लगा पूछ लूँ आपसे। वो ये नहीं कह रहे कि आपने गलत किया, पूछ लूँ आपसे, और मुझे ये समझ जाना है कि कोई गलती हुई है, पूछ लूँ, वरना कोई पूछेगा भी नहीं। तो अब मैं उस मोड में आ गया हूँ कि शायद कोई गलती हुई है, पूछ रहा हूँ बताओ। तो सर ये जो चीज़ हुई थी ना, अगर ये ऐसे होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। इतना मुझे भी लिबरल होना पड़ेगा कि जैसी बात सही लग रही है मैं एक्सेप्ट करूँ उस बात को, रिसेप्टिव होना, और मैं कहूँ कि यार एकदम सही बात है, मेरे दिमाग में नहीं है ये बात। क्योंकि अगर मैंने कह दी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, अगली बार से वो नहीं बताएगा आपको। आपको भी तो ऐसे लोग चाहिए जो बता सकें कि आप कहाँ गलत हैं, बिना थ्रेट बने। हाँ, वो खतरा नहीं बन रहा, लेकिन वो बता रहा है कि क्या गलती हुई है। ये लीडरशिप स्किल है, यही लीडरशिप है। आप इतने रिसेप्टिव रहें और आप तुरंत एडमिट करें। मतलब मैं तो खुद को ठीक मानता हूँ। 7 दिन पहले क्या हुआ कि हम 3 लोग बैठे हुए थे, मैं, हमारे डेप्यूटी सीईओ और हमारी एक वीपी है कंपनी में। एक मामले में फैसला लेना था, मैंने फैसला ले लिया। मैंने कहा आप ये मेल बना के भिजवा दो। मेल का ड्राफ्ट मेरे पास आया, मैंने अप्रूव भी कर दिया। मैंने कहा भेज दो मेल। थोड़ा टफ डिसीजन था। मैं ये कह के घर भी आ गया अपने। उसके बाद डेप्यूटी सीईओ ने मैसेज किया कि सर थोड़ी बात करनी है। तो मैंने कहा अर्जेंट है? बोला नहीं सर कल बात कर लेंगे। मैंने ठीक है। मैं नेक्स्ट डे गया, फिर वो मेरे पास आके बोल रहा है कि सर आपने जो कल मेल भेजने को कहा था हमने भेजा नहीं है, रोक लिया सिर्फ पूछने के लिए कि क्या मेल भेजने से पहले एक बार फ़ोन पे बात करके थोड़ा समझा देना ठीक नहीं होगा उनको।
नहीं सॉरी, उन्होंने ये बात मुझे फ़ोन पे कही, कॉन्फ्रेंस कॉल पे कही, और मुझे लगा कि इतनी छोटी सी बात मुझे क्यों नहीं समझ में आई। तो मैं जो करता हूँ, हम तीनों का ग्रुप है, मैंने उस ग्रुप पे लिखा तुरंत मैसेज, उन दोनों का नाम लिखा एक्स एंड वाई, कि आप लोगों ने बहुत सही सलाह दी, मैं नहीं सोच पाया था, और आपका धर्म है जहाँ जहाँ मैं गलती करूँ टोकते रहें, समझाते रहें, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। अगर मैं रिसेप्टिव हूँ तो वो अगली बार सुझाव देंगे, नहीं है तो कोई क्यों देगा। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्योंकि वो ये बात कड़वाहट से भी कह सकते थे, बिना कड़वाहट के अपने बॉस को समझा पाना, और बॉस रिसेप्टिव हो तो चीज़ें